नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम चैप्टर 3 क्लास 12th में जो पार्ट 1 बुक है उसमें चैप्टर 3 आप भी जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी इंग्लिश में बोलते हैं, आज उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है। बहुत ढेर सारी चीज़ें जो मैट्रिक्स में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो चैप्टर होगा डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है, यानी कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4, यानी कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है आपस में इन दोनों का कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। और साथ में ये दोनों चैप्टर बहुत इजी होते हैं, यहाँ से नंबर उठाना बहुत ही आसान होता है। और अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं तो ये जो है 12 नंबर आपको सीधे एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होता है अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो। ठीक है, ये दोनों चैप्टर पे काफ़ी हम लोग का ध्यान रहेगा और बहुत ही आसानी से 12-13 नंबर हम लोग प्राप्त कर ले जाएंगे अगर आप मेरे साथ चलते हैं। हम जो भी चीज़ें बताएं अगर उस पर आप एक्सरसाइज, अभ्यास और जो होमवर्क दें वो काम करें तो आपका जो है यहाँ से दोनों चैप्टर से काफ़ी अच्छा नंबर उठ सकता है। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन समझेंगे कि आप व्यू क्या है। डिफिनीशन जो हम लिखे हैं हो सकता है डिफिनीशन समझ में ना आए, लेकिन एग्जाम्पल जब हम देंगे, चीज़ों के बारे में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप व्यू क्या है। दोस्तों आप व्यू सिंपली हम कहें कि संख्याओं या फलनों का एक आयताकार आयताकार क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास का मतलब होता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि अरेंजमेंट है, संख्याओं का अरेंजमेंट है, फलनों का अरेंजमेंट है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह का अवयव कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, अथवा प्रविष्टियां भी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इसे हम जो है आव्यूह का हमेशा इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर हैं ए से लेके जेड तक उस अक्षरों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक हमारा एक इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इस कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, मैट्रिक्स का जो सिंबल है ये हमेशा एक खड़ी पाई करके यहाँ पे दोनों किनारों पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। ये चीज़ हम बात करें कि अगर 2 5 7 यहाँ पे 3 4 9, ठीक है, तो ये जो चीज़ है संख्याओं का एक अरेंजमेंट है। देखिए इसको 2 5 7 3 4 9, तो ये जो चीज़ है एक आयताकार विन्यास बन गया। ठीक है, आयताकार जैसे आयत में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई, तो ये लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। ठीक है, अगर कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है कि संख्याओं का अरेंजमेंट इस तरह से भी हो सकता है, 4 5 7, यहाँ पे 8 है, √2 है, यहाँ पे 5 है। ठीक ना, ये भी एक प्रकार का आयत ही है। इसमें क्या है कि यहाँ पे भी देखिए क्या है, संख्याओं का सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट होता है। क्लियर है, मैट्रिक्स का एक इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पंक्तियों की संख्या का मतलब ये पहली पंक्ति इसको बोलते हैं R1, ये दूसरी पंक्ति होगी ये R2, और ये क्या होगी तीसरी पंक्ति यानी कि R3। और R का मतलब होता है रो, रो का मतलब होता है पंक्ति, उसी से रिप्रेजेंट किया जाता है R1 R2 R3, यानी कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। इसको दोस्तों रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम से, यानी कि ये C1 है, कॉलम का मतलब हो गया स्तंभ, ये हो गया C2। तो ये जो मैट्रिक्स बी है, ये जो आव्यूह बी है, इसका अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि, हर एक आव्यूह का अपना एक कोटि होता है। तो कोटि की जो डिफिनीशन है वो क्या है दोस्तों, किसी भी आव्यूह का जो कोटि डिसाइड होता है वो होता है पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो 3 पंक्तियाँ हैं, यानी कि यहाँ पे 3 रो और इंटू 2 कॉलम है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, यानी कि जो मैट्रिक्स बी है, जो आव्यूह बी है, इसका जो ऑर्डर है 3 × 2, यानी कि 3 × 2 ऑर्डर का है। ठीक है, सबसे पहले आपको पंक्ति ही बताना है, भले चाहे उसमें पंक्तियों की संख्या कम ही क्यों ना हो। ठीक ना, अगर यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है इसकी ऑर्डर की बात करें हम, तो इसका जो ऑर्डर है इसमें कितने पंक्ति हैं, 1 2, यानी कि ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया C1 C2 C3। तो इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 क्या है, स्तंभ है। तो हमेशा जो है पहले जो आपको पंक्ति बताना है और उसके बाद इंटू करके स्तंभों की संख्या बताना है। तो ये जो है इसमें इसी में निकल गया कोटि, यानी कि किसी आव्यूह का कोटि क्या होता है दोस्तों, तो उसमें पंक्तियों की संख्या को काउंट कर लीजिए, इंटू स्तंभों की संख्या काउंट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट है कि ये जो है 2 5 7 3 4 9 इस आव्यूह के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है 2 5 7 3 4 9, ये आव्यूह के एलिमेंट हैं, अवयव हैं, प्रविष्टियां हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आव्यूहों का निरूपण, यानी कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है कि कोई आव्यूह। तो दोस्तों हम सबसे पहले बार बार हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स, उसको हमेशा
कैपिटल लेटर से। यहाँ पे जो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट लेटर है, जो कैपिटल वाला, स्मॉल लेटर से नहीं, इसमें हम बताते हैं A11, A12, A13 अभी लिख देते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या मतलब है। A21, A22, A23, यहाँ पे हम बात करें A31, A32 और ये क्या है A33। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो अगर हम बात करें, ये जो मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर की बात करें तो इसमें 3 रो हैं और 3 क्या हैं, कॉलम है। अगर ध्यान से देखें, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और क्या है, तीसरी पंक्ति, और उतना ही क्या है, कॉलम है, C1, C2 और C3। दोस्तों बहुत बार आप इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि जब आप स्कूल में, जब हमारा प्रेयर होता है तो उस समय जो बच्चों को खड़ा किया जाता है वो एक तरह से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक ना। बहुत जगहों पे आपको मिलता है, कोई लाइन लगी हुई है, और मोबाइल का जो कीपैड है, लैपटॉप का जो कीपैड है, ये सब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में होता है, ठीक ना। तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ होता है कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में। ये अभी आपको जब हायर लेवल में आप जाएंगे तो आपको मैट्रिक्स का ज़बरदस्त यूज़ मिलेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए और दोस्तों तक पहुँचाइए वीडियो को। अगर आपको सत्र ये पसंद आ रहा है तो अगर कोई चीज़ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। आप बिहों का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ये चीज़ें देखिए। यहाँ पे A11 लिखा गया है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये A12 लिखा गया है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, यानी कि दूसरा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहाँ पे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि पहले ये जो R1 है इसमें जो 111 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले पंक्ति में आप हैं। A21 का मतलब होता है कि दूसरे पंक्ति पहला कॉलम। तो देखिए दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम का एलिमेंट है। A22 का मतलब होता है कि आप दूसरे पंक्ति और दूसरे क्या हैं, स्तंभ में है। A23 का मतलब होता है कि दूसरे पंक्ति और क्या है, तीसरे स्तंभ में। ये चीज़ आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि कैपिटल ए एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल बी से भी, जेड से भी। तो आप कैपिटल लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। दोस्तों अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला जो आव्यूहों के प्रकार, कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, उसका एग्जाम्पल के साथ देखिए। ये चीज़ें जानना जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक में है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ही चलेगा और साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। सबसे पहला प्रकार का जो हमारा आव्यूह है, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। बहुत आसान है इसका डिफिनीशन। ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। जैसे हम बात करें 2 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे बात करें 7 है, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। कहने का मतलब है कि अगर इसका ऑर्डर देखें, इसका कोटि देखें, तो इसमें आप पाएंगे इसमें 3 रो हैं। ये इसको हम समझेंगे कि AR1 है, इसको हम समझेंगे क्या है, AR2 है, इसको हम समझेंगे क्या है, R3 है। लेकिन अगर हम कॉलम की बात करें, स्तंभ की बात करें, तो इसमें एक ही कॉलम है, ठीक ना। इस मैट्रिक्स जो X है, इसका अगर ऑर्डर की हम बात करें तो इसमें हम पाएंगे कि 3 रो है और एक ही कॉलम है, यानी कि 3 × 1। इसका जो कोटि है, जो आव्यूह X है, उसका जो कोटि है वो 3:1, यानी कि इसमें 3 पंक्ति और एक ही। ऐसा कोई आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही कॉलम हो, वो हमेशा स्तंभ आव्यूह होता है। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एक मैट्रिक्स Z की बात करें तो ये जो है, यहाँ पे X, Y, यहाँ पे T कर सकते हैं। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। ये भी 3:1 का है। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हैं। एक अगर मैट्रिक्स A की बात करें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 4, 5, 7, यहाँ पे 8, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है, देखिए यहाँ पे पंक्तियों की संख्या बदल सकती है लेकिन कॉलम हमेशा एक ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें पंक्ति 4 है और स्तंभों की संख्या एक ही है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या मात्र एक ही हो, यानी कि आपका रो, यानी कि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है लेकिन स्तंभ एक ही हो, कॉलम एक ही हो, तो स्तंभ आव्यूह कहलाते हैं। दूसरा जो है हमारा पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो डिफिनीशन सही लग रहा है कि इसमें देखिए यहाँ पे पंक्ति, अभी इसको डिफिनीशन लिखने की आवश्यकता नहीं, कोई भी इसमें क्लियर है कि इसमें पंक्तियों की संख्या एक होती है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, 2, 5, यहाँ पे √7, यहाँ पे बात करें 9। दोस्तों ऐसा मैट्रिक्स, अगर इसमें हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे X, Y, T और यहाँ पे हम बात करते हैं M, दोनों ही अगर आव्यूह को देखें
तो दोस्तों इसमें जो है पंक्तियों की संख्या अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति है। इसमें कितनी पंक्ति हैं? 1। अगर कॉलम की बात करें तो यहाँ पे हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। यानी कि इसमें जो है 4 स्तंभ हैं। जो किसी भी आव्यूह का जो ऑर्डर है, जो कोटि है, जो लिखने का तरीका है, उस सबसे पहले पंक्तियों की संख्या को लिखना है, उसके बाद हमें रिप्रेजेंट दिखाना है उसमें कितने स्तंभ हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ज़्यादा होता है उसको पहले लिख देते हैं। यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे स्तंभों की संख्या 4 है, पंक्तियों की संख्या मात्र एक ही है। यहाँ पे हम बात करें तो ये R1, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो। यहाँ पे 4 स्तंभ हैं तो 4 × 1 कर दें, ऐसा नहीं। हमेशा आपको पहले पंक्तियों की संख्या ही लिखना है, ये चीज़ कभी भी मिस्टेक ना हो। यानी कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर बात करें तो 1:4 ऑर्डर का होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखें तो इसका जो ऑर्डर होगा दोस्तों 1:4, यानी कि इसमें भी एक ही पंक्ति है और 4 क्या है यहाँ पे स्तंभ है। ये चीज़ ये हो गया C1, C2, C3, C4, ठीक है। तो ये जो ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति हो, आव्यूह की संख्या अलग अलग हो सकती है, क्या होता है? पंक्ति आव्यूह हो गया। तीसरा जो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसी का सबसे ज़्यादा यूज होगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टाइप का है ये। ऐसा आव्यूह, वर्ग आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। वर्ग दोस्तों सबको पता है कि वर्ग की हम बात करते हैं तो उसमें जो लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ये भी L तो ये भी L, ठीक है। ये होता है वर्ग। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। उसी तरह से उसमें क्या है, उसी से डिफिनीशन आया हुआ है कि वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात हम करें तो यहाँ पे अगर 2, 5, यहाँ पे 1, 0 बात करें, इसमें दोस्तों दो पंक्तियाँ हैं और दो क्या हैं, यहाँ पे ये R1 हो गया, R2 हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2। इसमें हम बात करें तो ये हो गया C1, ये हो गया C2। ये जो इसका ऑर्डर है ये 2x2 ऑर्डर का है। तो ये भी क्या हो गया, एक वर्ग आव्यूह हो गया। अगर एक आव्यूह और बात हम करें, यहाँ पे 2, 5, 7, 0, 9, 8, 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे √2, ठीक ना। इसमें अगर बात करें तो वर्ग आव्यूह ये भी है, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति और 3 क्या है, स्तंभ हैं, ठीक है। उसी तरह से 4x4 ऑर्डर का भी आव्यूह हो सकता है। तो ये भी क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, ये भी वर्ग आव्यूह है, और भी ढेर सारे आप वर्ग आव्यूह बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 4, इसी तरह से 4 रो ले लीजिए और 4 कॉलम ले लीजिए तो वर्ग आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। पंक्तियों की संख्या यहाँ पे हम लिख दें कि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, ठीक है ना। तो ये डिफिनीशन समझना है। जो चौथा टाइप का हमारा आव्यूह है उसे देखिए, ये भी बहुत स्पेशल टाइप का आव्यूह है। इसमें विकर्ण आव्यूह क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, 4, 0, यहाँ पे 7, अरे 0, यहाँ पे हम बात करें 0, ये कर देते हैं 7, 0, 0, 0, यहाँ पे हम कर देते हैं √8, ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसमें ये देखिए, अगर हम ये बात करें कि आप देखिए यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई आयत होता है, आयत हो चाहे वर्ग हो, ठीक ना, उसमें एक विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है और ये विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होते हैं। किसी भी आयत हो चाहे कोई भी चतुर्भुज ही, उसमें 2 विकर्ण होते हैं। इसमें क्या होता है कि विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्य विकर्ण के अलोंग ही एलिमेंट होते हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे अवयव उसके ऊपर चाहे नीचे 0 होते हैं। इस आव्यूह की बात करें, इसका जो ऑर्डर है 3x3 ऑर्डर का है, यानी कि इसका जो कोटि है 3:3 का है, यानी कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम हैं। तो इसमें जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ विकर्ण के अलोंग हैं, यानी कि 4, 7, √8, बाकी सब छोड़ के क्या है, 0 हों। तो इस तरह से आव्यूह मिले तो विकर्ण आव्यूह होते हैं, ठीक ना। क्लियर है, ये बहुत ही आसान है, लेकिन जब सवाल हम करेंगे तो वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अदिश आव्यूह क्या है, स्केलर मैट्रिक्स जो 5वें टाइप का है। विकर्ण आव्यूह का एक स्पेशल टाइप हो गया, यहाँ पे हम बात करें जो विकर्ण के अलोंग एलिमेंट है 4 है, 7 है, √8 है।
बाकी सब 0 0 है, यानी कि ऊपर नीचे 0 0 हैं। लेकिन अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट हो जाते हैं x 0 0 0 x 0 0 0 x, जो मुख्य विकर्ण के अलॉन्ग अगर एलिमेंट सेम हो जाए, देखिए यहाँ पे मुख्य विकर्ण के अलॉन्ग जो एलिमेंट अगर सेम हो जाए यहाँ पे, तो ये जो आव्यूह होता है अदिश आव्यूह कहलाते हैं। ठीक ना? तो अदिश आव्यूह एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह ही है, लेकिन विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह में यही अंतर है कि यहाँ पे जो एलिमेंट हैं विकर्ण के अलॉन्ग जो है वो सेम है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह ही है, लेकिन ये एलिमेंट जो विकर्ण के अलॉन्ग सेम होने की वजह से इसे हम अदिश आव्यूह की श्रेणी में रख देते हैं। और ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी रखता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है? तो यहाँ पे ये भी 3x3 ऑर्डर का है। इसमें ये भी क्या होगा, एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह है, लेकिन ये अदिश आव्यूह में चला जाएगा जब एलिमेंट सेम हो जाए। अगर इसमें अगर ये चीज़ हम डिफरेंट कर दें, 2 की जगह 4 कर दें, ये विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। क्लियर है? तब ये अदिश आव्यूह नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। छठे टाइप का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है? देखिए, ऐसा आव्यूह जिसमें ये भी एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह है, जिसमें एलिमेंट जो मुख्य विकर्ण के अलॉन्ग जो एलिमेंट है वो 1 1 हो जाए। देखिए यहाँ पे मुख्य विकर्ण के जो अलॉन्ग हैं वो एलिमेंट 1 1 है। यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का हम अगर एक आव्यूह ले लें, ये 1 1 1, ये भी एक प्रकार का अदिश आव्यूह है। ये विकर्ण आव्यूह भी कोई कह सकता है, लेकिन जब अवयव 1 1 हो जाते हैं तो इसको हम तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह बोलते हैं। ये 4x4 ऑर्डर का अगर लेना है तो यहाँ पे ये जो है हर प्रकार के, यानी कि 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का, 1x1 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होता है। अगर हम इस तरह से सिर्फ 1 लिख दें यहाँ पे, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, इकाई आव्यूह हो गया। इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। ठीक ना? 1:1 ऑर्डर का भी हमारा इकाई आव्यूह हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका देखिए डिस्कशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है? ये जो लास्ट में हम 2-3 आव्यूह बताए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? क्लियर हुआ? शून्य आव्यूह क्या होता है? आखिरी टाइप का जो आव्यूह हमें पढ़ना है, होने के लिए अभी बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। हमको जितना काम है जो एनसीईआरटी में, उतना ही पढ़ना है। दोस्तों, हम एक बार फिर से कहते हैं कि आप जो है एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी ऐसा नहीं होगा कि इस साल आपको जो है पढ़ाई से वंचित कर दिया जाए। एक दिन ज़रूर कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बेहतर होगा कि चीज़ें आप साथ में लेके चलें। अगर जो भी बच्चों को इस बार सोचें कि मुझे 2021 में टॉप करना है बोर्ड में, तो शुरू से आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत पिछड़ जाएंगे। बार बार हम बोलते हैं शून्य आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसके सारे अवयव 0 0 0, वो चाहे किसी भी इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 कॉलम हैं। शून्य आव्यूह मतलब सारे एलिमेंट 0 हों। यहाँ पे ये हो गया 0 0 0। ठीक ना? इसमें एक भी एलिमेंट अगर 0 नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 कर देते हैं, ये शून्य आव्यूह 0 मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक ना? तो 0 मैट्रिक्स बहुत आसान है, जिसके सारे अवयव क्या हैं? 0 हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इसमें हम लोग आज डिस्कशन किए, बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं गए हैं कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन, मैट्रिक्स क्या है। तो इसमें जो मुख्य चीज़ें थी कि मैट्रिक्स का जो कोटि है, यानी कि आव्यूह का कोटि क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, आप उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है? और इसमें क्या हुआ कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग पढ़ें। और आखिरी जो टॉपिक है आव्यूहों की समानता, इससे हम क्वेश्चन हम करेंगे कि 2 आव्यूह समान कब कहलाते हैं। ठीक है? अगर हम दो व्यक्तियों की बात करें कि हम कहेंगे कि 2 व्यक्ति समान कब होते हैं, तो भैया उनका भार बराबर हो, देखने में एक जैसे हों, हर तरह से जब एक हों, तब हम बोलते हैं कि दोनों व्यक्ति एक समान है। लेकिन दो आव्यूह कब समान कहलाते हैं? तो इसमें 2 कंडीशन है कि अगर मान लीजिए एक आव्यूह हमें दिया है, सपोज करिए हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं,
2x3 ऑर्डर का, एक आव्यूह भी हमें लेके चलना है, ठीक ना। तो एक आव्यूह x दिया हुआ है और एक आव्यूह y दिया हुआ है, तो कब हम कहेंगे कि दोनों आव्यूह यानी कि आव्यूह 1 और आव्यूह 2 जो है बराबर हैं, यानी कि कब दो आव्यूह समान होंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इससे पूरा एक्सरसाइज जो है आपका 3.1 पहला एक्सरसाइज जो है 3.1 इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसमें 2 पॉइंट है, उसे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिख दिया है कि दो आव्यूह, यहाँ पे पॉइंट 1 पॉइंट 2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेना चाहिए, ठीक है। कि दो आव्यूह समान तब कहलाते हैं जब उनका कोटि समान हो। पहला जो कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स एक एक्स है, इसमें एलिमेंट क्या है इससे नहीं मतलब है, एक मैट्रिक्स यहाँ पे वाई है, मान लीजिए 4x2 ऑर्डर का, ठीक है। इसमें कभी भी दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बात कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x3 ऑर्डर का है और दूसरे वाले जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 4x2 ऑर्डर का है। ये दोनों मैट्रिक्स कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स बराबर होने के लिए पहली कंडीशन कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो दूसरी कंडीशन है कि उस संगत अवयव, देखिए इसमें संगत शब्द जुड़ा हुआ है, संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है इसको हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल देके। सपोज करिए एक मैट्रिक्स एक्स है, एक मैट्रिक्स एक्स है 275 409 2x3 ऑर्डर का है, यानी कि इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स अगर हम y ले लें तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे 275, यहाँ पे 408 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इसका ऑर्डर है 2x3 ऑर्डर का है। जो मैट्रिक्स x है मैट्रिक्स y है, ये दोनों ही जो है ऑर्डर सेम हो गए, ठीक है। 2x3 ऑर्डर का है, 2x3 ऑर्डर का है। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन संगत अवयव। संगत अवयव का मतलब होता है कि यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। चलिए बराबर है 5 के बराबर होना चाहिए। संगत अवयव का मतलब होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का जो कॉलम है दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, यहाँ का इसके बराबर दिख रहा है, लेकिन यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर नहीं है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए हैं कि बराबर नहीं होंगे, ठीक ना। x नॉट इक्वल टू y। अगर यहाँ पे 9 है, अगर यहाँ पे भी 9 हो जाए, ठीक ना, यहाँ पे भी 9 हो जाए, तब कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स x इक्वल टू y है। क्लियर है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि दोनों मैट्रिक्स बराबर कब हैं। पहले केस में जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पांचों एलिमेंट बराबर थे, लेकिन छठा एलिमेंट जो है बराबर नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं हो रहे थे। लेकिन जब प्रत्येक संगत अवयव साथ में ऑर्डर तो बराबर हो ही हो, संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दोनों आव्यूह जो हैं समान हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक भी एलिमेंट अगर बराबर नहीं हुआ, संगत अवयव बराबर नहीं हुआ, तो मैट्रिक्स जो है असमान हो जाएगी, इक्वल नहीं होगी, ठीक ना। ये जैसे संख्याओं के केस में क्या होता है कि 2 किसके बराबर होगा, भैया 2 के बराबर होगा और किसी नंबर के बराबर होगा ही नहीं। 2 3 के बराबर नहीं हो सकता, 2 4 के बराबर नहीं हो सकता। तो संख्याओं में बात करते हैं, जो वास्तविक संख्याओं में होता है कि 2 के बराबर है, 4 के बराबर है, लेकिन आव्यूह कब दो बराबर होंगे, तो ये जो चीज़ है आपको याद रखना। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 पूरा का पूरा सवाल हम इसी पे लगा देंगे। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं, देखिए मैथमेटिक्स को पढ़ने का जो एक तरीका है, पहली बात तो कॉन्सेप्ट को सीखना है, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ देखिए हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। ये चीज़ है कि आप कितना स्मार्टली चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि एकदम कोल्हू के बैल जैसे नहीं काम करना है कि दिन भर आप पढ़ रहे हैं, नहीं। अगर आप 20 से 22 मिनट देते हैं, अगर आप अपने से पढ़ेंगे तो हो सकता है 20 से 22 मिनट आपको समझने में काफ़ी टाइम लगे, लेकिन 20 से 22 मिनट में आपको पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न होता है, जो डाउट होता है बच्चों को, यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। तो 20 से 22 मिनट दीजिए, आपका पूरा चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 3.1 हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि आखिर में आव्यूह क्या होता है, आव्यूह का कोटि, आव्यूहों के प्रकार और आव्यूह, दो आव्यूह बराबर कब होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।